डियर एस्पिरेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा यूपीएससी में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही हो। डियर एस्पिरेंट, पिछली क्लास में हमने चैप्टर 5 को स्टार्ट किया हुआ था और मैंने यूनियन एंड टेरिटरीज का जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका फर्स्ट आर्टिकल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन की थी। आज से हम इसके आगे का करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो यहाँ पे कहता है द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी कि राज्यों के नाम और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम, एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट, और उनका क्षेत्रफल कितना होगा। टेरिटरी कहाँ तक है, यानी किस राज्य की सीमा कहाँ तक है, और किस केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज की सीमा कहाँ तक है, आर मेंशन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी की सारी बातें जो हैं फर्स्ट शेड्यूल में पहली सूची में मेंशन की गई। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे देखते हैं। एट प्रेजेंट, कहता है वर्तमान समय में, देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। जैसा कि आपको पता है कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, the provisions of the constitution pertaining to the states are applicable to all the states in the same manner। और जो भी प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सारे के सारे प्रोविजंस, सारे के सारे प्रावधान सभी स्टेट्स में एक समान रूप से लागू होते हैं। ठीक है, हाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे आप ये कह सकते हो अनुसूचित जातियां जनजातियां ज्यादा पाई जाती, वहां पे कुछ छूट दी जाती, वहां के लिए कुछ प्रावधान अलग होते हैं। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे ये कह रहा है कि जितने भी प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टेनिंग टू द स्टेट से फिर स्टेट संबंधित, तो सारे के सारे एप्लीकेबल होते हैं ऑल द स्टेट्स इन द सेम मैनर। मतलब एक समान रूप से सभी स्टेट्स में वो सारे के सारे प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में है दे विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं आर्टिकल 2 क्या कहता है। ठीक है, हियर यू कैन सी आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 एम्पावर्स द पार्लियामेंट। कहता है कि आर्टिकल 2 जो है तो हमारी पार्लियामेंट को, हमारी संसद को ये ताकत देता है, ये शक्ति देता है एडमिट इन टू द यूनियन ऑफ इंडिया, कि आप भारत के संघ में, यूनियन ऑफ इंडिया में एडमिट हो, शामिल हो। इस्टेब्लिश या फिर आप स्थापित करेंगे न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। कि मतलब कि पार्लियामेंट को अगर लगता है कि हमें भारत में किसी नए राज्य को इस्टेब्लिश करना है, ठीक है ना, तो वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से जैसा भी उनको ठीक लगे वो उसको शामिल कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी यूनियन ऑफ इंडिया में या फिर आपको शामिल करना है या फिर नए राज्य की स्थापना करनी है, तो ये सब नियम किसके पास होते हैं, पार्लियामेंट के पास। तो कुल मिला के यहाँ पे आर्टिकल 2 में ये कहना चाहता है कि अगर आपको किसी राज्य को बनाना है, ठीक है ना, या फिर भारत में किसी नए राज्य को मिला लेना है, शामिल कर लेना है। जैसे मान लो कल को हमने पाकिस्तान से युद्ध किया है, फिर हमने कल बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से युद्ध किया, तो जो टेरिटरी हम जीतेंगे तो उसको एक राज्य के रूप में अपने भारत में शामिल कर सकते हैं। ये सारे की सारी पावर किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है यहाँ पे। प्लस आर्टिकल 2 ग्रांट्स टू पावर्स टू द पार्लियामेंट। कहता है कि आर्टिकल 2 जो है, ठीक है ना, यानी कि हमारा अनुच्छेद 2 जो होगा, वो पार्लियामेंट को दो शक्तियां देता है। पहली, द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स। कि भाई देखो, जो हमारा भारत संघ है, यानी हमारा जो भारत देश है, यूनियन ऑफ इंडिया है, आपके पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि आप उसमें नए राज्य शामिल कर लो। जैसे मान लो अभी हमारे पास 28 राज्य हैं, कल को हमने बांग्लादेश से मान लो युद्ध किया, हम बांग्लादेश पे जीत गए, हम वहां से जो जमीन जितना हम क्षेत्रफल जीतेंगे उसमें नए राज्यों को मिला लिया जाएगा, बना लिया जाएगा। कि ये पावर जो होती है वो पार्लियामेंट के पास होती है। ठीक है, बी में देखो क्या कहता है, द पावर टू इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। और आप नए स्टेट्स भी स्टैब्लिश कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने कहा यूपी में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है, ठीक है ना, तो मैं यूपी को डिवाइड करके दो स्टेट्स बना देता हूँ, दो नए राज्य बन गए। जैसे मध्य प्रदेश को डिवाइड किया गया 2000 में, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट के पास पावर है, अगर वो चाहे तो नए राज्यों को भी स्थापित कर सकती है। ठीक है, आगे देखो, द फर्स्ट रेफर्स टू द एडमिशन ऑफ स्टेट्स। पहला तो ये है कि भाई राज्यों को शामिल करना है, एडमिशन देना है, यानी कि
आप उनको शामिल करो। विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो अभी भी मौजूद हैं। while the second refers to the establishment of states which are not in existence before। और दूसरी पावर ये कहती है कि आप उन राज्यों को भी स्थापित कर सकते हो जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यानी नए राज्यों को गठन करने की कुल बात की जा रही है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं। नोटेबली आर्टिकल 2 relates to the admission or establishment of new states that are not part of the Union of India। आगे कहता है कि आर्टिकल 2 ये कहता है कि आप एडमिशन देंगे, शामिल करेंगे, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, या फिर नए राज्य की आप स्थापना करेंगे, दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया के हिस्सा ही नहीं है, जो कि अभी हमारे भारतीय संघ का वो हिस्सा है ही नहीं, हम उनको भी शामिल करेंगे, या फिर हम ऐसे राज्यों की स्थापना करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आर्टिकल 3 देखते हैं। आर्टिकल 3 ऑन द अदर हैंड कहता है कि दूसरी तरफ जो हमारा अनुच्छेद 3 है, relates to the formation of or changes in the existing states of the Union of India। वहां पे क्या कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि बनाना, फॉर्म करना, स्थापित करना, और चेंज या फिर बदलाव करना, बदल देना, इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। यानी कि आर्टिकल 3 इस बात से संबंध रखता है, अभी जैसे हमारे पास 28 राज्य हैं, तो हम उनमें से कुछ नए राज्य को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चेंज कर सकते हैं, उन राज्यों को भी बदला जा सकता है, उनके क्षेत्रफल को बदला जा सकता है, नाम उम भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है ना, इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ये हमारा जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है, अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग कंट्री है, उस पे हम चेंज भी कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स कहता, अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए, आर्टिकल 3 डील्स विद द इंटरनल रीएडजस्टमेंट, इंटर सेट ऑफ द टेरिटरीज, एंटर सेट हो जाएगा यहाँ पे, ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। यानी कुल मिला के ये कहना चाहता है कि जो आर्टिकल 3 है वो डील करता है हमारे इंटरनल्स, यानी कि हमारे देश में जो राज्य एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम उनका नाम बदल दें, उनका एरिया बदल दें, या फिर उनसे किसी नए राज्य की स्थापना कर दें, एडजस्ट इंटर स्टेट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट्स, या फिर नई टेरिटरीज की भी स्थापना की जा सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्टिकल 3 ऑथोराइजेज द पार्लियामेंट। अब आर्टिकल 3 जो है, पार्लियामेंट को कुछ पावर देता है, ऑथोराइज करता है, अथॉरिटी देता है। अब वो अथॉरिटी क्या हो सकती है? फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। आप एक काम करो, किसी भी राज्य से कुछ हिस्से को सेपरेट कर दो, अलग कर दो, और एक नए राज्य की स्थापना कर दो। जैसे 2000 में हुआ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से कुछ हिस्से को अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया, छत्तीसगढ़। ठीक है, और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स, या तो फिर आप एक काम करो, दो राज्यों को ना ऐड कर दो, जोड़ दो, और एक राज्य बना दो। जैसे मान लो ऐसा है, अगर छोटे छोटे राज्य हैं, आप उनको जोड़ के नए राज्य बना दो, एक कर दो। ठीक है, और पार्ट्स ऑफ स्टेट, या फिर उन स्टेट्स के पार्ट को जोड़ दो। जैसे मान लो कि मणिपुर हो गया और मेघालय हो गया, इसके थोड़े थोड़े हिस्से को हमने ऐड करके बना दिया एक नया राज्य। ठीक है, और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, या फिर किसी स्टेट की किसी भी टेरिटरी को, किसी भी क्षेत्रफल को आप यूनाइट कर दो, इकट्ठा कर दो, जोड़ दो, और एक नया राज्य आप बना सकते हो। ठीक है, बी में क्या कहता है? इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। अगर आप चाहते हो किसी राज्य के एरिया को बढ़ाया जाए, उस राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाए, तो आप बढ़ा सकते हो, पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट। अगर आप चाहते हो कोई राज्य बहुत बड़ा हो चुका है, उस राज्य का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज्यादा है, हमें उसको डिमिनिश करना, हमें उसको कम करना है, देन द पार्लियामेंट हैव द पावर। वो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो ऐसा कर सकते हैं। अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट। आप चाहो तो किसी राज्य की बाउंड्रीज को चेंज कर दो, अल्टर कर दो, है ना, परिवर्तित कर दो। जैसे मान लो मैंने कहा कोई राज्य है, उसकी बाउंड्री अभी ऐसे यहाँ तक आ रही है, तो कल को आप चाहो तो उसको थोड़ा और पीछे कर दो। ठीक है, जैसे गाँव में देखते हो ना, अक्सर होता है, छोटी-मोटी ज़मीन की लड़ाई हो जाती है। कोई कहेगा हमारा खेत यहाँ शुरू होके यहाँ खत्म होता है, कोई कहेगा नहीं तुमने थोड़ी ज़मीन हमारे वाले खेत की ले ली है, ऐसे करके। ठीक है, उम्मीद यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर है अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, और अगर आप चाहो तो किसी भी राज्य का नाम भी आप
बदल सकते हो। ठीक है? तो आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट को ये अलग-अलग पावर दी गई हैं। ठीक है ना? मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आगे देखते हैं। हाउएवर आर्टिकल 3 लेज डाउन टू कंडीशन इन दिस रिगार्ड, कहता है कि जो आर्टिकल 3 है इस रिगार्ड में कुछ दो कंडीशंस प्रिस्क्राइब करता है, यानी कि दो परिस्थितियां हैं, स्थितियां भी कह सकते हो परिस्थितियां भी कह सकते हो। पहली, a bill contemplating above changes can be introduced in the parliament, जो यहाँ पे हमने चेंजेस बताए हैं यहाँ पे, इससे संबंधित जो बिल होगा, ठीक है ना, जो विधेयक होगा, तो वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में, संसद में, ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है? पता है, अगर आप इनमें से कोई भी चेंजेस लाना चाहते हो, उससे संबंधित आप पहले एक बिल बनाओ और इस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करो, लेकिन इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होगी। यू मस्ट हैव गॉट द प्रेसिडेंट परमिशन। ठीक है ना? कि अगर आप बिल को इंट्रोड्यूस करना चाहते, इफ यू वांट टू इंट्रोड्यूस द बिल इन द पार्लियामेंट, यू शुड हैव परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। आपके पास राष्ट्रपति की परमिशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? एंड टू, सेकंड कंडीशन क्या है? बिफोर रिकमेंडिंग द बिल, आप बिल को रिकमेंड करो, द प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर। इस बिल को प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजेगा, कंसर्न फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज विथ स्पेसिफिक पीरियड। देखो, आपने भेजा किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ये बिल किसके पास भेजेगा? स्टेट्स के पास। जिस स्टेट्स की बाउंड्रीज को आप परिवर्तित करना चाहते हो, नाम परिवर्तित करना चाहते हो, उस स्टेट में जो भी लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर होगी, ठीक है ना, उसके पास ये बिल भेजा जाएगा और उनको अपने व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए कुछ समय दिया जाएगा। देखो, एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज, कि भाई आपके क्या मत हैं इस बारे में, आपके क्या व्यूज हैं, आप एक्सप्रेस करिए, बताइए हमें, विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, और इसके लिए उन्हें निश्चित समय दिया जाता है। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि भाई हमने, प्रेसिडेंट ने बिल को भेज दिया, अब स्टेट लेजिस्लेचर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, उन्हें एक निश्चित समय दिया जाए। ठीक है? उम्मीद है ये दोनों कंडीशन समझ में आ गई होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप कोई भी चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए एक बिल इंट्रोड्यूस करो पार्लियामेंट में, और इंट्रोड्यूस करने से पहले उस बिल में प्रेसिडेंट की परमिशन का होना जरूरी है। फिर सेकंड कहता है कि प्रेसिडेंट को वो बिल स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजना होगा, ताकि उनके व्यूज क्या हैं वो उसको बता सकें। ठीक है? तो उम्मीद है यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है? चलिए, अब यूनियन एंड टेरिटरीज है, इसके आगे देखो, अभी तक यहाँ पे था, हमने स्टेट्स के बारे में पढ़ा। अब पार्लियामेंट में आगे क्या क्या है थोड़ा और देखूं। हाँ, चलो, पीडीएफ तो काफी लंबा है। आ, अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करता हूँ। ठीक है ना? इसके आगे का जो होगा तो हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है? उम्मीद है यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है ना? ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, 13 से 14 मिनट हुए होंगे। मैंने आपको काफी कुछ इसमें समझा दिया है। ठीक है? इफ यू like the video, do hit the subscribe button and also share with your friend. See you in the next class, guys.